जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। अब कौन सी 4 जानकारियां, कौन से 4 नए लेटर मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, साउथ सेंट्रल रेलवे का लेटर जारी 18 जुलाई 2026 का। लेटर संबंधित है रेलवे कर्मचारियों से और यूट्यूब सोशल मीडिया से। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे के कर्मचारी या फिर जो डिफेंस के जवान हैं या फिर पेंशनर्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक सख्त हिदायत दी है। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप कुछ चीजें पोस्ट कर पाएंगे सोशल मीडिया पे। मैं कौन सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, इसका पूरा एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा। डिफेंस पेंशनर्स की भी बात करेंगे, उन जवानों की भी बात करेंगे जो यूट्यूबर हैं, साथ ही साथ उन रेलवे के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी बात करेंगे जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे जानकारियां पोस्ट करते हैं। तो कुछ सख्त हिदायतें हैं सरकार की, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, साउथ कोस्ट रेलवे के कार्मिक विभाग का लेटर जारी 17 जुलाई 2026 का। लेटर संबंधित है 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों से संबंधित रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पर डेटा जुटाना। जी हां दोस्तों, एक फॉर्मेट बना लिया गया है। यह फॉर्मेट भर के देना है कर्मचारियों से संबंधित, और दोस्तों इस फॉर्मेट में भरा जाएगा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस से संबंधित डेटा, और वो डेटा भेजा जाएगा 8वें वेतन आयोग को, ताकि 8वां वेतन आयोग इस चीज पर सिफारिशें दे सके। साथ ही साथ जो रक्षा मंत्रालय है, उनको भी जवानों से संबंधित, पूर्व सैनिकों से संबंधित मिलिट्री सर्विस पे का डेटा भी देना चाहिए वेतन आयोग को, ताकि आपके मिलिट्री सर्विस पे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये लेटर तो रेलवे की तरफ से जारी करा गया है, रेलवे के कर्मचारियों से संबंधित, लेकिन आगे चलकर डिफेंस पेंशनर से संबंधित मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के लिए तो उससे संबंधित भी डेटा भेजना चाहिए वेतन आयोग को। अब दोस्तों इसी पर एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का फॉर्मेट है और क्या भरा जाएगा। सारी जानकारी दूंगा एक नया लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और लेटर मैं आपको समझाऊंगा, पेंशन मंत्रालय का एक और लेटर जारी। पेंशन मंत्रालय ने चलाया एक विशेष अभियान 3.0 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 7 जुलाई से 18 अगस्त तक ऑनलाइन सीपी ग्राम के माध्यम से। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप शहीद के परिवार हैं या फिर ओआरओपी की कोई विसंगतियां हैं, एमएससीपी की कोई प्रॉब्लम है, पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, तो दोस्तों आप इस अभियान में भाग ले सकते हैं ऑनलाइन। इसी पर पेंशन मंत्रालय की तरफ से पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए जिनकी पेंशन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए एक नया लेटर जारी करा है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं, ओआरओपी की विसंगतियां हैं या फिर कोई दूसरी विसंगति है, तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट लेटर मैं आपको समझाऊंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एक पेंशनर्स एसोसिएशन है जिसका नाम है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन। इनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है, एक प्रेस रिलीज निकाली गई है 20 जुलाई 2026 की। और दोस्तों ये लेटर, ये विज्ञप्ति संबंधित है पेंशन भोगियों की मांगों से, जो कर्मचारियों की पेंशनर्स की मांगे हैं उससे संबंधित ये प्रेस विज्ञप्ति निकाली है। अब दोस्तों ये लेटर संबंधित है, ये प्रेस विज्ञप्ति संबंधित है आंदोलन से। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी पर आगे आंदोलन होगा, तारीख निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, तारीख भी आ गई कि कब कब आंदोलन होगा आपकी मांगों से संबंधित। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो दोस्तों 8 सीपीसी पर भी आंदोलन होने वाला है। जी हां दोस्तों, तारीख आ चुकी है। उससे संबंधित एक ये नया लेटर है एक पेंशनर्स एसोसिएशन का, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां हैं, 4 नए लेटर हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। ये सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की,
देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 30%। और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर्स फटाफट वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, विश्वसनीय जानकारियां और तुरंत जानकारियां आपको मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। साउथ सेंट्रल रेलवे का लेटर जारी 18 जुलाई 2026 का। लेटर संबंधित है रेलवे कर्मचारियों से और यूट्यूब सोशल मीडिया से। जी हां दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे का एक लेटर है 18 जुलाई 2026 का। हालांकि यह लेटर संबंधित है रेलवे के कर्मचारियों से जो यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया पे कुछ जानकारी पोस्ट करते हैं। इस लेटर को समझाने के बाद मैं डिफेंस की भी बात करूंगा। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं या फिर जो इन सर्विस जवान हैं, अगर वो यूट्यूबर हैं तो उनके लिए भी कुछ हिदायतें हैं रक्षा मंत्रालय की। क्या है हिदायतें, आगे समझाऊंगा। पहले रेल कर्मचारियों से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं रेलवे ने। अब क्या लिखा है इस लेटर में? सबसे पहले, रेलवे कर्मचारी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकोमोटिव इंजनों के संचालन से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, देखने में आया है कि कुछ रेलवे के कर्मचारी हैं जो यूट्यूबर हैं और साथ ही साथ किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं, जैसे कि इंजनों के संचालन से संबंधित, कि इंजन कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, यानी इंजनों के संचालन से संबंधित कुछ जानकारियां पोस्ट करी जा रही हैं। यह गतिविधि रेलवे सेवा नियम 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। निर्धारित आचरण नियमों का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, इस तरीके की जानकारियां आप पोस्ट नहीं कर सकते अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप कोई जानकारी पोस्ट करते हैं, लेकिन इस तरीके की जानकारी आप पोस्ट नहीं कर सकते, यानी इंजनों के संचालन के संबंध में। फिर क्या लिखा है? सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकोमोटिव संचालन या फिर आधिकारिक रेलवे गतिविधियों से संबंधित वीडियो या फिर अन्य सामग्री अपलोड, शेयर या फिर प्रकाशित करने से पूरी तरह दूर रहें। जी हां दोस्तों, साफ यहां पे रेलवे ने बता दिया है कि आपको कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी, चाहे वो लोकोमोटिव संचालन से संबंधित हो या फिर वो आधिकारिक रेलवे गतिविधियों से संबंधित हो या फिर कोई सामग्री हो, कोई चीज आपको अपलोड, शेयर नहीं करनी। मुख्य क्रू नियंत्रकों को इसकी जानकारी सभी संबंधितों को देने को कहा है और मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे स्टाफ की काउंसलिंग करें और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। तो दोस्तों ये जानकारी थी रेलवे के कर्मचारियों से संबंधित, जो कहीं ना कहीं यूट्यूबर भी हैं कुछ, और कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें पोस्ट करते रहते हैं। तो उनको कुछ सख्त हिदायतें दी हैं कि आपको कुछ चीजें पोस्ट नहीं करनी, जैसा मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो पूर्व सैनिक यूट्यूबर है या फिर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें पोस्ट करता है, अब उनके लिए क्या हिदायतें हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से, अब मैं आपको यह भी समझा देता हूं। पूर्व सैनिकों के लिए या फिर जो सर्विंग जवान है जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स खोल रखे हैं या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव रहते हैं, जानकारियां पोस्ट करते हैं, तो अब आपको कौन सी जानकारियां पोस्ट नहीं करनी, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पूर्व सैनिक या जवान, जेसीओ या फिर अधिकारी अगर यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर है, जो उसे भी कुछ बातों का सख्त ख्याल रखना है। जी हां दोस्तों, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जेसी हो या फिर वो ओआर हो, कोई जवान हो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपको कुछ चीजें पोस्ट नहीं करनी। प्रतिबंधित मिलिट्री और सुरक्षा का कंटेंट, अब कौन कौन से दोस्तों आपको कंटेंट हैं जो पोस्ट नहीं करने? ऑपरेशन और मूवमेंट का कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करना, किसी भी सैन्य ऑपरेशन, गश्ती पेट्रोलिंग या फिर सैनिकों और हथियारों को
मूवमेंट की लाइव या पुरानी जानकारी पोस्ट आपको नहीं करनी, यानी कि कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई मूवमेंट हो रहा हो कहीं, तो उसकी जानकारी आपको पोस्ट नहीं करनी। फिर लोकेशन और फॉर्मेशन, संवेदनशील सैन्य ठिकानों, बॉर्डर चौकियों, बेस कैंप की जीपीएस लोकेशन, जियो टैग की गई तस्वीरें या फिर बुनियादी ढांचे की जानकारी आपको शेयर नहीं करनी, यानी कोई लोकेशन हो या फिर फॉर्मेशन हो। फिर हथियार और तकनीक, सेना के आधुनिक हथियारों, रडार, संचार उपकरणों की तकनीकी विशेषता या फिर उनके परीक्षण का संवेदनशील डेटा आपको पोस्ट नहीं करना, हथियार या फिर तकनीक से संबंधित। फिर वर्गीकृत दस्तावेज, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, कोई भी गोपनीय, सीक्रेट या फिर आधिकारिक पत्र, निर्देश और नीतिगत दस्तावेज, चाहे वह बस व्हाट्सएप पर ही क्यों ना हो, वो भी आपको पोस्ट नहीं करना। फिर दोस्तों वर्दी और पहचान से जुड़े प्रतिबंध, जी हां दोस्तों, इसका भी आपको सख्त ध्यान रखना है। वर्दी में तस्वीरें और वीडियो, सेवारत सैनिक वर्दी पहनकर रील, वीडियो या फिर तस्वीरें पोस्ट नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि रील बनाने के चक्कर में जो सैनिक होते हैं, इन सर्विक जवान होते हैं, वो वर्दी में ही कुछ वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सख्त मनाही है रक्षा मंत्रालय की, सेवारत सैनिक वर्दी पहनकर रील, वीडियो या फिर तस्वीरें पोस्ट नहीं कर सकते। फिर पहचान और रैंक का खुलासा, संवेदनशील विंग्स जैसे इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्सेज के लोग अपनी रैंक, पोस्टिंग या ड्यूटी की प्रकृति सार्वजनिक नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, पहचान और रैंक का भी खुलासा आप नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। फिर अन्य सुरक्षा और साइबर जोखिम, हनी ट्रैप और अज्ञात संपर्क, किसी भी अज्ञात व्यक्ति या फिर विदेशी प्रोफाइल के साथ चैट करना या फिर सैन्य मामलों पर बात करना सख्त मना है। आप किसी भी अननोन पर्सन से बातचीत नहीं कर सकते, कोई भी जानकारियां अपनी शेयर नहीं कर सकते। फिर सरकार या फिर सेना की आलोचना, जी हां दोस्तों, फिर कोई पूर्व सैनिक या फिर जवान यूट्यूब पे या फिर कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकता। क्या लिखा है, सेवा में रहते हुए सरकार की नीतियों, राजनीतिक मुद्दे या फिर सैन्य नेतृत्व की आलोचना करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट नहीं किया जा सकता। फिर प्रतिबंधित टूल्स का उपयोग, वीपीएन हो गया, टॉरेंस हो गया, प्रॉक्सी साइट हो गई, असुरक्षित क्लाउड स्टोरेज के जरिए सेना से जुड़ा डेटा प्रोसेस या फिर शेयर करना भी प्रतिबंधित है। जी हां दोस्तों, सख्त मनाही है यहाँ पे जवानों को, पूर्व सैनिकों को। तो दोस्तों ये कुछ सख्त हिदायतें थी रेलवे के कर्मचारियों के लिए या फिर जो डिफेंस के पूर्व सैनिक हो गए या फिर जवान हो गए, कि उनको कौन कौन सी बातें याद रखनी है जब वो कोई चीज पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। तो दोस्तों पहला लेटर तो मैंने आपको ये समझाया। अब दोस्तों दूसरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा। साउथ कोस्ट रेलवे के कार्मिक विभाग का लेटर जारी 17 जुलाई 2026 का लेटर संबंधित है 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों से संबंधित रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पर डेटा जुटाना। जी हां दोस्तों, एक फॉर्मेट बनाया गया है रेलवे के कर्मचारियों के लिए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो विभाग है वो कर्मचारियों से संबंधित उनके रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पे कुछ डेटा देना होगा इस फॉर्मेट में, और ये डेटा भरकर कहां जाएगा, ये जाएगा 8वें वेतन आयोग पर, ताकि 8वां वेतन आयोग रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस से संबंधित कुछ सिफारिशें बना सके। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों किस तरीके का फॉर्मेट है ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे लेटर देखिए, ये लेटर अभी का है 17 जुलाई 2026 का। अब दोस्तों देखिए किस तरीके का फॉर्मेट है। डेटा रिगार्डिंग रिस्क एंड हार्डशिप फेस्ड बाय वेरियस कैटेगरी इन इंडियन रेलवे। जैसा आपको बताया, जो वेतन आयोग है वो कर्मचारियों से भी बात कर रहा था, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको किस तरीके का रिस्क है जब वो जॉब करते हैं, क्योंकि रिस्क एंड हार्डशिप रेलवे में भी मौजूद है, रेलवे के कर्मचारियों के साथ भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनके काम को समझ रहा था वेतन आयोग। अब दोस्तों उसी पर एक फॉर्मेट बनाया गया है जो विभागों के कर्मचारियों द्वारा सारा डेटा इस फॉर्मेट में भरा जाएगा और वो भेजा जाएगा वेतन आयोग को। अब दोस्तों यहां पर सीरियल नंबर आएगा, यहां पे मुख्यालय आएगा, हेडक्वार्टर आएगा, यहां पे कौन सा डिवीजन है, फिर यहां पे डिपार्टमेंट किस विभाग का है, फिर यहां पे कैटेगरी
कर्मचारी की श्रेणी कौन सी है, क्लास कौन सी है। फिर वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी, जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में अभी कितने कार्यरत कर्मचारी हैं। फिर यहां पे मृत्यु के मामले, ऐसे कितने कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है रिस्क एंड हार्डशिप को देखते हुए। फिर दोस्तों उसकी डिटेल आएगी, मृत्यु के मामले। फिर यहां पे गंभीर चोटें, ग्रीवियस इंजरीज, जी हाँ दोस्तों, ऐसे कितने कर्मचारियों को इंजरी हुई है, किस तरीके से उनको गंभीर चोटें आई हैं, तो उससे संबंधित भी यहां पे चीजें लिखनी है इस फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये फॉर्मेट भरकर वेतन आयोग को भेजा जाएगा। फिर वेतन आयोग इसका आकलन करेगा, फिर सिफारिशें बनाएगा वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पे। तो दोस्तों ये तो रेलवे के कर्मचारियों से संबंधित डेटा था। अब ठीक इसी तरीके से जो रक्षा मंत्रालय है, अब उनको भी जवानों से संबंधित, पूर्व सैनिकों से संबंधित डेटा भेजना चाहिए वेतन आयोग को, ताकि वेतन आयोग रेलवे के कर्मचारियों से संबंधित डेटा तो यहां पे बनाएगा, सिफारिश तो बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ जवानों, पूर्व सैनिकों की मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने पर भी सिफारिशें दे सके। तो दोस्तों जब ये डेटा भेजा जाएगा तभी वेतन आयोग काम करेगा। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, जोखिम और कठिनाई का डेटा जुटाना। भारतीय रेलवे के विभिन्न श्रेणियों, कैटेगरी के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के दौरान किन जोखिमों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और सारा डेटा इकट्ठा करके वेतन आयोग को दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लिए इस डेटा को मिलाकर एक मुख्य डेटाबेस तैयार करा जाएगा 8वें वेतन आयोग के द्वारा। इसे 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा ताकि कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों की जांच कर सके और फिर उस पर सिफारिशें बना सके। तो दोस्तों रेलवे ने तो काम करना शुरू कर दिया है, अब रक्षा मंत्रालय कब काम करेगा, कब वो डेटा देगा वेतन आयोग को, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि वो डेटा देगा भी या नहीं देगा। फिर क्या लिखा है, अब दोस्तों इससे संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों, पीएचओडी, एचओडी, डीआरएम, सीडब्ल्यूएम से कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले कर्मचारियों का सटीक और सत्यापित डेटा निर्धारित प्रारूप में जमा करें। जी हां दोस्तों, जो ये फॉर्मेट बनाया गया है ये जल्द से जल्द इसे भरकर दिया जा सके वेतन आयोग को। तो दोस्तों अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं रेल मंत्रालय की तरफ से। फिर क्या लिखा है दोस्तों, डेटा अपलोड करने के लिए एक गूगल ड्राइव लिंक भी पत्र में दिया गया है। इस काम को मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में रखा गया है, यानी इस पर तुरंत कार्रवाई करनी है। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय की तरफ से ये सख्त निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द ये फॉर्मेट भरकर कर्मचारियों से संबंधित दिया जाए 8वें वेतन आयोग को। तो दोस्तों एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर था जो मैंने आपको समझाया। जिस तरीके से रेलवे के कर्मचारियों से संबंधित रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पे डेटा मंगाया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, उनसे संबंधित मिलिट्री सर्विस पेपर भी डेटा जाना चाहिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से वेतन आयोग को, ताकि वेतन आयोग जब सिफारिशें बनाए 8 सीपीसी की तो उसमें मिलिट्री सर्विसें बढ़ाने का मुद्दा रखा जाए। जी हां दोस्तों, सिफारिशें इस तरीके से तैयार करी जाएं ताकि 8 सीपीसी में पूर्व सैनिकों की, जवानों की मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा बढ़ पाए। तो दोस्तों ये डेटा कौन देगा, रक्षा मंत्रालय ही तो डेटा देगा, तभी तो दोस्तों वेतन आयोग को समझ में आएगा कि मिलिट्री सर्विस पे है क्या, एक रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है क्या जो दिया जाता है जवानों को, जेसीओ को या फिर अधिकारियों को। ये चीजें समझानी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। जिस तरीके से रेल मंत्रालय यहां पे सतर्क हो चुका है, जिस तरीके से वो डेटा बना के जमा करेगा 8वें वेतन आयोग को। तो दोस्तों ये मैं गुजारिश करता हूं, अपील भी खुद ही करता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस तरीके का डेटा बना के वेतन आयोग को सौंपे, पूर्व सैनिकों से संबंधित, जवानों से संबंधित, ताकि मिलिट्री सर्विस पे बढ़ सके 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगले लेटर की तरफ। अब दोस्तों अगला लेटर है पेंशन मंत्रालय का एक और लेटर जारी। पेंशन मंत्रालय ने चलाया विशेष अभियान 3.0 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक और लेटर जारी हुआ है और दोस्तों ये लेटर है 2 जुलाई 2026 का। एक अभियान चलाया गया है। जी हां दोस्तों, एक विशेष अभियान चलाया है
3.0 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। और दोस्तों ये अभियान चला है 7 जुलाई से 18 अगस्त तक। जी हाँ दोस्तों, 7 जुलाई से 18 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया, यानी ऑनलाइन तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये मैं आपको आगे पॉइंट में समझा रहा हूं। अब दोस्तों इस लेटर का उद्देश्य क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेटर आपके लिए, जिसका उद्देश्य शहीदों के परिवार, ओआरओपी और एमएससीपी से जुड़ी पेंशन भोगियों की लंबे समय से अटकी गंभीर शिकायतों का तुरंत और स्थायी निपटारा करना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो ओआरओपी की हो, पेंशन की हो, एमएससीपी की हो, पे फिक्सेशन की हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा ऑनलाइन तरीके से, यानी कि सीपी ग्राम के माध्यम से। अब दोस्तों देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। इन 5 मुख्य मुद्दों पर रहेगा विशेष ध्यान। जी हाँ दोस्तों, ये 5 चीजें मैं आपको समझा रहा हूं जिसकी वजह से ये लेटर जारी करना पड़ा आपसे संबंधित, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए। सबसे पहला है दोस्तों, शहीदों के परिवारों को गलत पेंशन या फिर भत्ते। जी हाँ दोस्तों, शहीदों के परिवारों को अगर गलत पेंशन दी जा रही है, अगर गलत भत्ते दिए जा रहे हैं, तो दोस्तों फिर उस पर कार्रवाई होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या फिर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की जगह साधारण पेंशन मिलना। जी हाँ दोस्तों, अगर लिबरलाइज्ड पेंशन मिलनी थी उसकी जगह नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन मिल गई, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलनी थी उसकी जगह नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन मिल गई, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आप इसे सॉल्व कराएंगे। अनुग्रह राशि, एक्स ग्रेशिया या फिर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भत्तों का भुगतान ना होना, तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप फिर इसे ऑनलाइन शिकायत डालेंगे। फिर पेंशन का संशोधन ना होना, एमएससीपी, केंद्रीय वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन के अनुसार पेंशन का रिवीजन ना होना। अगर ओआरओपी का एरियर आपको नहीं दिया गया, अगर ओआरओपी की पेंशन में कोई विसंगति है, या फिर एमएससीपी आपको नहीं मिली, या फिर पुराने वेतन आयोग का आपको फायदा नहीं मिला, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। फिर दोस्तों पारिवारिक पेंशन का बकाया, फैमिली पेंशन शुरू होने के बाद भी उसके पिछले बकाया का भुगतान ना होना। जी हाँ दोस्तों, अगर फैमिली पेंशन शुरू हो चुकी है, अगर पीछे का बकाया एरियर आपको नहीं मिला, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, सीपी ग्राम में सीधा शिकायत डालेंगे। फिर दोस्तों बैंक ट्रांसफर के कारण रुका हुआ बकाया, पेंशन खाता दूसरे प्रोसेसिंग पोर्टल पर ट्रांसफर होने के बाद बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण बकाया रुकना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई बैंक ट्रांसफर के कारण आपका कोई एरियर रुका हुआ है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला जिसकी वजह से आपका बकाया रुका हुआ है, तो फिर आप शिकायत डालेंगे, फिर आप कार्रवाई करेंगे, चाहे वो स्पर्श हो या फिर कोई सीपीपीसी हो। फिर अतिरिक्त पेंशन ना मिलना, पीपीओ में जन्म तिथि गायब होने के कारण जीवन साथी को मिलने वाली अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का ना मिलना। जी हाँ दोस्तों, अगर 80 साल आपके पूरे हो चुके हैं, अगर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है और अभी तक सही नहीं हुई जिसकी वजह से आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिली, तो उसकी प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस वजह से भी ये अभियान चलाया जा रहा है, तो दोस्तों आप इस पर फिर शिकायत डालेंगे। फिर विभाग ने बताया कि मई 2026 में सीपी ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज शिकायतों के निपटारे का औसत समय घटकर 21 दिन का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो एवरेज समय था वो घटकर अब 21 डेज का हो गया है, यानी इतने दिनों में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपकी परेशानी है उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा, निपटाया जाएगा। विभाग ने जांच में पाया है कि पेंशन के बकाये के भुगतान में देरी के मुख्य कारण प्रशासनिक चूक, फिजिकल फॉर्म में आवेदन करना, या फिर पेंशन भोगियों को अपनी पात्रता की देर से जानकारी होना है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों विभागों ने यह भी जांच में पाया है, उनको कुछ पता लगा है कि पेंशन के बकाये में क्यों देरी हो रही है, जिसका कारण बताया है कि कुछ प्रशासनिक चूकें हुई हैं, कुछ विभागों द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ फिजिकल फॉर्म में आवेदन दिए गए हैं पेंशन भोगियों द्वारा, या फिर पेंशन भोगियों को अपनी पात्रता के बारे में नहीं पता कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, तो शायद इस वजह से भी पेंशन भोगियों को टाइम पर बकाया नहीं मिल पाया। तो दोस्तों एक तो ये लेटर था, अगर आपकी अभी भी कोई दिक्कत है इन सब चीज से जुड़ी, तो तुरंत आप सीपी ग्राम पे शिकायत डाल दीजिए। 21 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं
अगर सीपी ग्राम के थ्रू आपकी शिकायत को सुना नहीं जाता या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये पेंशन मंत्रालय का ही आदेश है जो आपके काम आ सकता है, और वो भी 18 अगस्त तक। अभी टाइम है, अभी ये अभियान चल ही रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले लेटर की तरफ। अब दोस्तों एक आखिरी लेटर है, और ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है, 8 सीपीसी से संबंधित, आपकी मांगों से संबंधित। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन की एक प्रेस विज्ञप्ति, जी हां दोस्तों, एक प्रेस रिलीज करके बताया गया है सभी पेंशन भोगियों को, कर्मचारियों को। अब क्या बताया है ये मैं आपको समझाता हूं। ये लेटर जारी हुआ है, ये प्रेस रिलीज जारी हुई है 20 जुलाई 2026 की। इसमें सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन भोगियों की मांगों और उनके द्वारा घोषित आगामी आंदोलनों के बारे में बताया गया है। जी हां दोस्तों, ये प्रेस विज्ञप्ति, ये लेटर संबंधित है पेंशन भोगियों की मांगों से, कर्मचारियों की मांगों से, और उनके द्वारा घोषित आगामी आंदोलन के बारे में। यानी आगे आंदोलन अब आपको देखने को मिलेंगे, और क्या क्या लिखा है इस लेटर में ये मैं आपको समझा देता हूं। ये लेटर है दोस्तों, अभी का ही है, 20 जुलाई 2026 का, एक प्रेस रिलीज है जो यहां पे लिखी गई है। मुख्य घोषणा और आंदोलन का कारण। अब मुख्य घोषणा क्या होगी, आंदोलन का क्या कारण है। सबसे पहला पॉइंट है नया आंदोलन। केंद्र सरकार, पब्लिक सेक्टर, बैंक और स्वायत्त निकायों, ऑटोनोमस बॉडी के 53 पेंशन भोगी संगठन मिलकर देशव्यापी आंदोलन का अगला चरण शुरू करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, कम से कम 53 पेंशन भोगी संगठन है जो मिलकर आंदोलन करेंगे। जी हां दोस्तों, ये आगे की प्लानिंग बताई है कि अब क्या होने वाला है। 53 पेंशन भोगी संगठन मिलकर आंदोलन का अगला चरण शुरू करने जा रहे हैं। बैठक का निर्णय, यह फैसला 18 और 19 जुलाई 2026 को चेन्नई में हुई एनसीसीपीए और एफसीपीए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में लिया गया। जी हां दोस्तों, एक मीटिंग हुई थी चेन्नई में, तो उसमें ये फैसले लिए गए। अब कौन कौन से फैसले लिए गए ये मैं आपको आगे समझा रहा हूं। और दोस्तों इस लेटर में शिव गोपाल मिश्रा जी का भी नाम लिखा है, जो और इनके टीम्स के मेंबर हैं उनका भी यहां पे नाम लिखा हुआ है। तो उनकी सहमति से कहीं ना कहीं ये लेटर जारी करा गया। उन्होंने आगे की रणनीति बता दी कि हम ये करने वाले हैं। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें आगे, पेंशन भोगियों की प्रमुख शिकायतें और मुद्दे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पेंशन भोगियों की प्रमुख शिकायतें क्या हैं और मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैलिडेशन एक्ट का विरोध। संसद द्वारा फाइनेंस बिल 2025 के भाग 4 के रूप में पेंशन नियमों के वैलिडेशन को मंजूरी दी गई थी। जैसा आपको पता है पेंशन वैलिडेशन रूल भी पारित करा गया था और 29 मार्च 2025 को इसे कानून बना दिया गया। पेंशन भोगी इस पेंशन के मूल सिद्धांत पर हमला मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया था कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है और सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन भोगियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक वैलिडेशन, पेंशन वैलिडेशन का एक रूल निकाला गया था जिसमें कुछ बातें लिखी गई थी जिसे पेंशन भोगी नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि इनके रूल को चेंज करा जाए, यानी सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। तो दोस्तों पेंशन वैलिडेशन रूल, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं इस पे आवाज उठाई जाएगी पेंशन भोगियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। तो दोस्तों वैलिडेशन एक्ट का विरोध करा है कर्मचारियों ने, पेंशनर था इसके अगेंस्ट गए हैं वैलिडेशन एक्ट के, कि ऐसा रूल हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक तो ये मुद्दा है। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है 8वें वेतन आयोग से नाराजगी। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन समीक्षा को जानबूझकर 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र टर्म ऑफ रेफरेंस से बाहर रखा गया है। साथ ही आयोग से पुरानी पेंशन पाने वालों की योजनाओं की जांच करने को कहा है। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों दूसरा मुद्दा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन भोगियों का जिक्र नहीं है, पेंशनर्स का जिक्र नहीं है कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जो टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर का जिक्र नहीं किया तो उसको करने की बात करी है यहाँ पे। तो दोस्तों एक तो ये मुद्दा है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अगला मुद्दा है बीएसएनएल और एमटीएनएल और बैंक के पेंशन भोगी। बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़े पेंशन भोगियों को पिछले 9.5 साल से उनके पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित करा गया है। जी हां दोस्तों, एक और मुद्दा है बीएसएनएल और एमटीएनएल के
पेंशन भोगियों का, जिनका पिछले 9.5 साल से उनके पेंशन संशोधन के अधिकार से उनको वंचित रख दिया। बैंक सेवानिवृत्त लोगों को फंड की कमी का बहाना बनाकर पेंशन अपडेशन नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक के पेंशन भोगी, बीएसएनएल एमटीएनएल के पेंशन भोगी कर्मचारी, उनसे संबंधित मुद्दे को भी रखा है। फिर स्वायत्त निकाय जो ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों को वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें सीजीएचएस की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो दोस्तों उनसे संबंधित भी यहाँ पे मुद्दे रखे हैं। अब दोस्तों पेंशन भोगियों की क्या मांगे हैं वो भी बताई हैं इस लेटर में। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में देरी से हुआ था, जिससे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इसलिए पेंशन भोगी अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी कह रहे हैं कि 8 सीपीसी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें अंतरिम राहत दी जाए 20% की या फिर 50% की। तो दोस्तों एक तो यह मुद्दा है पेंशन भोगियों का। फिर बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए 50% डीएडीआर को मूल वेतन में या फिर बेसिक पेंशन में मर्ज करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों एक तो यह भी मुद्दा है इस लेटर में। फिर विवादित वैलिडेशन क्लॉज को हटाने और 8वें वेतन आयोग के नियमों में बदलाव कर 2026 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन समीक्षा सुनिश्चित करने की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, जो वैलिडेशन क्लॉज है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन भोगियों का जिक्र नहीं करा, तो दोस्तों उसको यहाँ पे हटाने की मांग करी है कि 8 सीपीसी में सभी को बेनिफिट दिया जाए। 2026 से पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिले 8 सीपीसी में। साथ ही साथ जो पेंशन है उसकी समीक्षा सुनिश्चित करने की मांग करी है। एक अप्रूवल मांगी है सरकार से कि सभी को लिखकर दिया जाए कि 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों एक तो ये मुद्दा रखा है। अब दोस्तों नीचे कार्यक्रम दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोग्राम बनाया गया है आंदोलन का, 3 चरणों वाले आंदोलन का कार्यक्रम। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संगठन ने 3 चरणों में आंदोलन की घोषणा करी है। अब दोस्तों पहला आंदोलन 19 अगस्त 2026 को क्या होगा, देश भर में ध्यान आकर्षण दिवस मनाया जाएगा, कॉल अटेंशन डे बनाया जाएगा 19 अगस्त 2026 को। फिर 17, 18 और 19 सितंबर को क्या होगा, राज्यों की राजधानियों में 3 दिनों का धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। फिर 25 नवंबर 2026 को क्या होगा, संसद मार्च, पार्लियामेंट मार्च निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो ये ऊपर मांगे लिखी हैं कर्मचारी और पेंशनर से संबंधित, इन सभी मुद्दों पर यह आंदोलन होने वाला है आगे आने वाले महीनों में, अगस्त में, सितंबर में और नवंबर में। यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। पत्र के अंत में सभी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक ताकतों से इस संघर्ष में सहयोग देने की अपील करी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कर्मचारी हैं, ट्रेड यूनियन है, लोकतांत्रिक ताकत है, उन सबसे अनुरोध किया है कि आप भी सपोर्ट करिए इस आंदोलन को जो आगे होने वाला है 8 सीपीसी पर, वैलिडेशन एक्ट पे, या फिर जो आपकी मांगे हैं 50% डीएडीआर मर्ज करना या फिर अंतरिम राहत देना 8 सीपीसी से पहले। तो दोस्तों इन सब चीजों पर यह आंदोलन अब होगा आगे चलकर। तो दोस्तों क्या आप इन सब चीजों से सहमत हैं? क्या ये आंदोलन होने चाहिए? मैं तो कहता हूं बिल्कुल होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी मांगों को मनवाने के लिए ही तो आंदोलन किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल होने चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं। तो दोस्तों ये जितने भी मांगे हैं ये हमारी जायज मांगे हैं। अगर सरकार वैसे नहीं देती तो क्या पता आंदोलन करके ही कुछ हमें मिल जाए, इसलिए हम इस आंदोलन के साथ हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, संगठन हैं जो आंदोलन करेंगे इन तारीखों में, तो हम इनके साथ हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये आंदोलन हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ होना चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, जिससे कुछ तो असर पड़े, कुछ तो मिले। बिल्कुल दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इससे जुड़ी कोई चीज आपको पूछनी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने सुझाव विचार जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में। ऐसी नई जानकारियां, लेटरों की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।